गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक समास टॉपिक चूज किया इस वीक में। कल हमने समास के बारे में चर्चा की थी और उसके पहले भेद अव्यय भाव समास के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और जैसा कि जानते हैं आज सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में ही दो अन्य समासों को ऐड किया गया है, वो है द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो पहले बात कर लेते हैं हम तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास समास का वह भेद है जिसके अपने खुद के कई पार्ट हैं। और ये पार्ट किस पर बेस्ड है? ये पार्ट बेस्ड है कारक चिन्हों पर। अब आप सोचेंगे कारक चिन्ह आपको याद तो आ ही गया होगा, जो आपने 6 और 7 8 में पढ़े होंगे। वो कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कारक चिन्ह थे, ये कारक चिन्ह जब दो पदों के बीच में आते हैं तो उन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के अलग अलग रूप बनते हैं। जैसा कि आप इसमें परिभाषा से समझ सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, अर्थात पहला पद जो है वो गौण होता है और उसके बाद जो दूसरा पद है वो महत्वपूर्ण होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कारक चिन्हों के माध्यम से। अब याद रखिएगा, ये चीज समझने वाली चीज है कि कारक चिन्ह होते हैं 8 है, लेकिन तत्पुरुष समास के भेद कितने? 6। यहाँ नजर आएंगे आपको, यहाँ 6 दिख रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से कारक चिन्हों को छोड़ना है? तो आप नंबर 1 कर्ता कारक को छोड़ दीजिए, और नंबर 8 जो आखिर में आता है संबोधन कारक, इसको छोड़ दीजिए। तो स्वतः ही आपके पास कितने कारक चिन्ह बच जाएंगे? 6 कारक चिन्ह बच जाएंगे। अब याद रखिएगा कि जो ये कारक चिन्ह जिन पदों के बीच में आते हैं वहां पर वो तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष का भी वो भेद कहलाएगा। जैसे को आ गया तो को क्या है? तत्पुरुष समास माना जाएगा, लेकिन कौन सा? कर्म तत्पुरुष। उसी तरह से आ गया तो वहां पर वो तत्पुरुष समास भी होगा, लेकिन होगा क्या कहलाएगा? कौन सा? करण तत्पुरुष समास। हालांकि परीक्षा में आपको इसका भेद लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर तत्पुरुष समास भी लिखते हैं तो उसे सही माना जा सकता है, लेकिन सीबीएसई क्योंकि उसने ये मान लिया है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, तो क्या पता वो पूछ भी सकते हैं कि तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, और ये बहुत सरल तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जिस पद के बीच में जो विराम जो कारक चिन्ह आएगा उस कारक चिन्ह का, जैसे को या के लिए आ गया तो हम क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला है कर्म तत्पुरुष गिरह गिरह कट अर्थात गिरह को काटने वाला, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा, करण तत्पुरुष। रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष। देश निकाला, ये पिछले 2 साल कह सकते हैं कि 2 साल पहले पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम में। देश निकाला, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष। अलग होने का भाव, ये से जो आया है ये अलग होने के भाव में आया। संबंध तत्पुरुष, संबंध बताएगा। गंगा का जल, किसका जल? गंगा का जल, तो संबंध बता रहा है गंगा के जल का। लास्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें हमें बताएगा नगरवास, नगर में वास। उसी तरह वनवास आता है, वनवास भी आता है एक शब्द, वन में वास। तो इस तरह ये तत्पुरुष समास। कई किताबों में आपको ये नज्य तत्पुरुष समास भी देखने को मिलेगा। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आ जाए तो आप देख सकते हैं इसमें हमेशा पहला क्या वर्ण होगा? अ होगा। असभ्य, न सभ्य। असभ्य का समास विग्रह क्या होगा? न सभ्य। तो ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। तो इस तरह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी कारक आते हैं उन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसे बहुत अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है, ये कई बार कंफ्यूज करता है। तो इसमें भी वही मैंने जैसा बताया था कि ये एक यूनिवर्सल लाइन है कि हर समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध हो, या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है? सॉरी, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो विशेषण और विशेष्य का मतलब क्या होगा? विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, तो मोटा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष्य है। तो कुछ इस तरह के पद आपस में जुड़े होंगे। उपमेय और उपमान भी उसी तरह है, अर्थात जिसके साथ तुलना की जा रही है वो है उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा उपमान हो गया और सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, ये विग्रह हुआ। देह लता, देह रूपी लता। नील कमल, नीला है जो कमल।
पीताम्बर, ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे तत्पुरुष कर्मधारय समास के उदाहरण है, अर्थात जिसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है। अब देह, देह मतलब शरीर, लता मतलब बेल, तो देह कैसा है, देह कैसी है, लता के समान है, इसलिए क्या कहा हमने, देह रूपी लता। तो ये उदाहरण जो है ये कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी समास के भेद की ओर। द्विगु समास बहुत ही सरल समास है। इसका पहला पद हमेशा क्या होगा, संख्यावाची होगा। जैसा आप देख रहे हैं, नौ, त्रि, नौ, नौ, तीन, नौ, अर्थात पहला पद हमेशा क्या होगा, संख्यात्मक होगा। तो नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। उसी तरह दोपहर, दो पहरों का समूह, चौमास, चार मासों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। तो इस तरह आज हमने इन तीन भेदों के बारे में चर्चा की, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आपको मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, आप उसमें उसको समझिएगा और उसे नोट डाउन भी कीजिएगा। थैंक यू।